खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। धारावाहिक की पिछली कड़ी में आपने सुना कि युवा सुभाष ने प्रोफेसर ओटन के द्वारा भारतीय छात्रों पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध किया और अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए छात्र एकता से कॉलेज प्रशासन की ईंट से ईंट बजा दी। लेकिन जांच समिति ने सुभाष को कॉलेज से निलंबित कर दिया। घर वापस आने के बाद वो सामाजिक कार्यों में जुट गए और अब प्रस्तुत है आगे की कड़ी। तकदीर का उलटफेर शुरू हो चुका था। छात्रों की हंगामे के बाद कॉलेज बंद कर दिया गया और संस्था में फैली अशांति की पड़ताल करने के लिए समिति बैठा दी गई। इसी उठापटक में प्रिंसिपल भी सरकार को खफा कर बैठे और उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन कॉलेज छोड़ते छोड़ते अपनी आखिरी कार्यवाही के नाम पर अपने गुस्से की तलवार सुभाष पर तान दी। मिस्टर बोस, तुम ही कॉलेज का सबसे उपद्रवी छात्र हो और इसके लिए मैं तुम्हें कॉलेज से निकालता हूँ। सुभाष ने एक शब्द में इस तानाशाही फरमान पर करारा जवाब तुरंत प्रिंसिपल पर दे मारा। मुझे कॉलेज से निकालने के लिए थैंक यू वेरी मच सर। साथियों, हम सब ने बड़ी दिलेरी और एकजुटता के साथ काम किया है। जैसे को तैसा मिला। हमारी एकजुटता में ही हमारी शक्ति है। प्रशासन को हमारी बात माननी ही होगी। इन अत्याचारों के खिलाफ हमें न्याय देना होगा और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यूं ही डटे रहेंगे, प्रशासन से लड़ते रहेंगे। और फिर वे घर चले गए। प्रबंध समिति ने प्रिंसिपल के आदेश की पुष्टि कर दी और कॉलेज से सुभाष का नाम काट दिया गया। सुभाष ने विश्वविद्यालय से प्रार्थना की कि उन्हें अन्य किसी कॉलेज में दाखिला दे दिया जाए, लेकिन मना कर दिया गया। वो पूरे विश्वविद्यालय के कॉलेजों से वंचित रह गए। विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज की अशांति की जांच करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसमें 3 अंग्रेज और भारतीय थे, जिनमें से एक का नाम था आशुतोष मुखर्जी और दूसरे का हेराव चंद्र मोइब्र। सुभाष ने समिति के सामने छात्रों की अगुवाई की। सुभाष जानते थे कि वो अपने तर्कों से हाथापाई और लड़ाई को सही नहीं ठहरा पाएंगे, लेकिन वो छात्रों की समस्याओं से परिचित थे और इसी कारण वो कमेटी के सामने छात्रों की आवाज बनकर पहुंचे। मिस्टर सुभाष, आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट्स ने किया वो सही है? सर, मैं यहां सही गलत का नापतोल करने या अपनी बात को सही साबित करने नहीं आया हूं। मैं यहां छात्रों के ऊपर हो रहे अन्याय की सूचना देने आया हूं। तो आपको क्या लगता है आप ये अत्याचार की कहानी सुनाकर प्रोफेसर के साथ हुई मारपीट को सही साबित कर सकते हैं? नहीं सर, मैं जानता हूं कि छात्रों ने जो किया वो गलत है, लेकिन उसी गलती का एक पक्ष और है जिसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे हालात कैसे बने कि छात्रों ने प्रोफेसर पर हाथ उठाने का फैसला किया। मिस्टर बोस, एक तरफ तो आप इस घटना को सही नहीं मान रहे हैं और दूसरी तरफ इसकी पैरवी भी कर रहे हैं। हालात का बहाना बनाकर आप इस घटना को सही साबित नहीं कर सकते मिस्टर सुभाष। सर, इस कॉलेज में हिंदुस्तानियों के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है, मैं उस हालात की बात कर रहा हूं। अगर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए होते तो यह नौबत नहीं आती। देखिए, आपके हालात चाहे जो भी थे, लेकिन प्रोफेसर की पिटाई करना यूनिवर्सिटी रूल्स के खिलाफ है। तो सर, छात्रों को सरेआम पीटना, उनके मुल्क को और उनको गालियां देना, ये यूनिवर्सिटी रूल्स में आता?
मिस्टर सुभाष, ये समिति का एजेंडा नहीं है। हमारा मुद्दा है प्रोफेसर ओटन के साथ कॉलेज में हुई हिंसा की रिपोर्ट देना। लेकिन सर, हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है। बिना किसी वजह के कोई समस्या नहीं उभरती। कॉलेज में आए दिन होते आ रहे हिंदुस्तानियों पर कमेंट्स, गालियां और भेदभाव के कारण ही इस तरह की घटना ने जन्म लिया है। मिस्टर सुभाष, आप इस तरह के तर्कों से इस घटना को जायज नहीं ठहरा सकते। सॉरी, आप जा सकते हैं और समिति की रिपोर्ट आने तक इंतजार कीजिए। माफ कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है, क्योंकि मैं समझ चुका हूं आपकी रिपोर्ट और आपके कानून दोनों को। जिस गर्मा गर्मी में समिति और सुभाष के बीच बातचीत हुई, उससे समिति का क्या नतीजा आने वाला था, ये सबको पता था। जब समिति की रिपोर्ट आई तो छात्रों के पक्ष में एक भी शब्द नहीं था। इस समिति में यदि कोई चर्चा में था तो वो था सुभाष चंद्र बोस। इसका मतलब ये नहीं कि इससे सुभाष को कोई फायदा पहुंचने वाला था, बल्कि सुभाष की तकदीर पर जो ताले जड़ दिए गए थे वो समिति की रिपोर्ट के बाद पूरी तरह से सील हो गए थे। सुभाष के भाग्य द्वार के आगे ब्रिटिश सलाखें जड़ दी गईं। उन दिनों कलकत्ता के राजनीतिक माहौल में गिरावट आ रही थी। बड़े पैमाने पर राजनीतिक गिरफ्तारियां हो रही थीं, जिसमें कुछ प्रेसिडेंसी कॉलेज के निष्कासित छात्रों की भी थी। इससे सुभाष के घर वाले घबरा गए थे। अजी सुन रहे हो, चारों तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी कल मैंने रेडियो पर सुना प्रेसिडेंसी कॉलेज के कुछ छात्र भी थे उसमें। हे काली माँ, ना जाने क्या होगा सुभाष का। मेरे सुभाष की रक्षा करना माँ। हे काली माँ, कहाँ हैं आप? सुन रहे हैं? हाँ हाँ, जानता हूं, सब कुछ सुन रहा हूं प्रभा। उम्र के इस पड़ाव पर भी मेरे कान एकदम भले चंगे हैं। मुझे तुमसे ज्यादा चिंता है। मैंने तार भेज दिया है। सुभाष को वापस कटक आने को कहा है। वो यहाँ ज्यादा सुरक्षित रहेगा प्रभा। आपने तार कब भेजा था? मुझे तार भेजे 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। अगर उसे नहीं आना था तो कम से कम तार का जवाब तो देता। हाँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ प्रभा, कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया। अरे प्रभा दीदी, सुभाष आ गया है। लो, सुभाष आ गया। नाम लिया ही था। बड़ी लंबी उम्र है। माँ प्रणाम, बाबा प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? हम तो ठीक है बेटा। बेटा, तेरी कॉलेज की खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ। अरे प्रभा, अभी उसने पानी तक नहीं पिया और तुम शुरू हो गई। जरा सांस तो लेने दो उसे। अरे, मैंने उसे कहाँ कुछ कहा। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। बेटा, ये ले, पानी पी ले। अच्छा ठीक है। सुभाष, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ बाबा। जो रोष मेरे अंदर था उसकी पहली किस्त मैं उन्हें दे आया हूँ। मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो सही है। लेकिन बेटे, तुम्हारा भविष्य क्या होगा? कैसा भविष्य बाबा? अत्याचारों को सहकर अपने भविष्य को गढ़ना ये मुझसे नहीं होगा। अगर बातें खत्म हो गई हो तो खाना लगा दूं? हाँ भाई, लगा दो खाना। चलो सुभाष। आप खाइए बाबा, मुझे भूख नहीं है। अरे लेकिन खाने से क्या दुश्मनी है? चलो भाई, थोड़ा ही खा लेना। चलो सुभाष। नहीं बाबा, मेरा मन नहीं है। मैं खाने के लिए पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलो मेरे साथ खाओ। प्रभा, हमारे लिए खाना लगा दो। अरे वाह माँ, बड़े दिनों बाद घर की रसोई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। वाह भाई, तुम्हारी माँ बनाती ही इतना अच्छा है कि पड़ोसी भी आकर पूछने लगते हैं कि जानकी बाबू
आज क्या पकवान बन रहा है? रहने दो, रहने दो। रोज तो तुम्हारी यही शिकायत रहती है, क्या बना कर रख दिया। आज मिर्च कम है, कल मसाला कम था। अरे वो तो मुझे नमक मसाला खाने की आदत है ना। रहने दीजिए, आपके नखरे भी अंग्रेजों से कम नहीं है। आपके लिए तो इंग्लैंड से भी रसोइया आ जाएगा, तब भी आप उसके खाने में नुक्स निकाल देंगे। वैसे भी माँ, अंग्रेजों का खाना भी कोई खाना होता है? वो लोग खाते ही क्या है? ब्रेड। अरे हमारे यहाँ ब्रेड गाय भैंसों को भी दे दो तो वो भी खाने से इनकार कर दे। प्रेसिडेंसी कॉलेज के इतने बड़े उलटफेर के बाद सुभाष का भविष्य अब किस दिशा की ओर जाने वाला था, इसके संकेत मिलने लगे थे। उन्होंने जिस साहस से इस समस्या का सामना किया वो अतुलनीय थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाया और इसी कारण उनका हौसला और बुलंद हो उठा था। और इससे भी ज्यादा उन्हें पहली बार सदाचार और त्यागपूर्ण नेतृत्व का भी अनुभव हुआ था। लो बेटा, दूध पी लो। हाँ रख दो माँ, अभी पी लूंगा। थोड़ा पढ़ लूं। बेटा 1 मिनट मेरे पास बैठ। जब से तू आया है मेरे पास बैठा ही नहीं है। सुन, तू चिंता मत कर बेटा, मैं जानती हूं जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमें इतना भरोसा है तुझ पर कि जो भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं होगी। माँ, आपके इस भरोसे से मेरा हौसला बुलंद हो चुका है। आप यकीन मानिए, मेरी वजह से आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आप मेरे नाम के साथ सदा सर उठाकर चलेंगी। ऑटन कांड के फलस्वरूप सुभाष में आए तूफानी बदलाव ने उनके भीतर सब कुछ उलट-पुलट कर दिया था। उन्हें इस बात ने बड़ी तसल्ली दी कि कठिनाई भरी घड़ियों में माता-पिता तथा अन्य परिजनों की पूरी सहानुभूति उनके साथ रही। वो अपने इस निश्चय पर अडिग थे कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। अरे सुभाष, कैसे हो? कब आना हुआ? कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज? मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस 2 ही दिन हुए हैं मुझे यहां आकर। और बताओ, तुम कैसे हो? और बाकी टोली वाले कैसे हैं? सब ठीक ठाक है सुभाष। तुम्हें बहुत याद करते हैं सब। अच्छा ये बताओ, डिग्री कोर्स कैसा चल रहा है? मजा आ रहा है वहां पर? अरे क्यों नहीं आएगा? कलकत्ता इतना बड़ा शहर जो है। मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। अब क्या? लेकिन सुभाष, क्यों? सुभाष ने पूरा किस्सा अपने कटक टोली के एक दोस्त को सुना डाला और अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत उन्हें कुछ ऐसा सुनने को मिला। देखो सुभाष, ये सब लड़कपन तक ठीक था, पर लेकिन कॉलेज जाकर इस तरह की हरकत नहीं सुभाष, ये ठीक नहीं है। तुमने स्वयं अपने भविष्य के जलते दिए में पानी उड़ेल दिया है। तो मैं क्या करता? उन हिंदुस्तानी छात्रों पर हो रहे अत्याचारों को खड़ा खड़ा देखता रहता? वो जिल्लत, वो अपमान जो वो दिन रात सहते रहते थे, उसे चुपचाप ताकता रहता? तुम्हारी बात भावुक होकर सुनने में बहुत अच्छी लगती है सुभाष, लेकिन हमारा मुल्क गुलाम है और इतना तो सहना ही पड़ेगा। जिसे सहना हो वो सहे। मैं नहीं सहूंगा, और जो मेरे साथ हैं उसे भी नहीं सहने दूंगा। कब तक? हाँ? और क्या कर सकोगे तुम? जब तक ये मुल्क गुलाम है तब तक कुछ नहीं कर सकते तुम। जब तक मैं लड़ सकता हूं तब तक लड़ूंगा।
सुभाष, अब तुम हद कर रहे हो सुभाष। शायद तुम परेशान हो, इसी वजह से ऐसी बातें कर रहे हो। अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करना, समझे? फिर से विचार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्त। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये तुम्हारा जीवन है, बनाओ या बिगाड़ो। चलता हूं सुभाष। निकट भविष्य में पढ़ाई की उम्मीद न रहने पर सुभाष नए जोश के साथ सामाजिक कार्यों में जुट गए। उन्हें ये महसूस हुआ कि कॉलेज में पढ़ाई में जीवन झोंक कर सिर्फ अपना स्वार्थ साथ लेने से कहीं ज्यादा बेहतर है समाज की सेवा करना। इसी धारणा के चलते वो हर खतरे का सामना करते दिन रात समाज सेवा में जुटे रहे। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिनकी उस समय हिंदुस्तान के समाज को जरूरत थी। भाइयों और बहनों, हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। हमें शोषण से बचने के लिए तैयार रहना होगा। किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए उस देश की युवा पीढ़ी की एक बड़ी भूमिका होती है। हमें अपने युवाओं को मजबूत बनाना होगा। उसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हमें आप सभी की साझेदारी और समझदारी की जरूरत है। हमें आप सबकी जरूरत है। साथियों, हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमारा देश हर तरह से काबिल है अपनी हर तरह की समस्या से जूझने के लिए। छुआछूत और जातिवाद के कारण हमारा देश टुकड़ों में बंट सा गया है। और आप जानते हैं कि कोई भी विकास टुकड़ों में नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। आज हम छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे और इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। ठीक है साथियों, हम अपनी टोली को 4 भागों में बांटकर अलग अलग गांव और कस्बों की तरफ जाएंगे और उन लोगों को इस विषय पर जागरूक बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। और इस तरह सुभाष ने छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ ऐसा आंदोलन छेड़ा जो हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी था। सुभाष कई कई दिन बस्तियों और गांवों में गुजारने लगे। एक दिन सुभाष एक गांव में घूम रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक छात्र पर पड़ी जिसकी दशा बहुत खराब थी। उस छात्र के माता पिता नहीं थे। वो अछूत था, इसी कारण कोई उसकी सहायता भी नहीं करता था। बस उस दिन से सुभाष ने वहीं डेरा जमा लिया और उसकी सेवा करने लगे। लेकिन एक दिन सुबह सुबह सुभाष आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि उनकी माँ प्रभावती उस अछूत लड़के की रसोई की साफ सफाई कर रही है। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों बेटा, क्या सारे पुण्य तू ही कमाना चाहता है? मैं कुछ समझा नहीं माँ। इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। एक माँ अपने बेटे के नेक काम में सहयोग करना चाहती है। क्या ये आशा कर सकती हूँ कि इसमें उसके बेटे को कोई आपत्ति नहीं होगी? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। माँ, वैसे तुम और बाबा दोनों मेरे लिए पहले से सम्माननीय थे, लेकिन आज तुम मेरी नजरों में एक महान नारी के रूप में उभर आई हो। माँ के इस स्वरूप को देखकर सुभाष का हृदय खुशी से छलक उठा। उनका उत्साह और हौसला पहले से 3 गुना बढ़ चुका था। और ये अभियान सफलतापूर्वक खत्म करने के पश्चात सुभाष एक बार फिर भ्रमण पर निकल गए। वे धार्मिक उत्सवों, पूजा आदि में खुलकर भाग लेने लगे। सक्रिय रूप से सामाजिक कार्यों में भाग और समाज की सेवा करते सुभाष के व्यवहार और विचारों में
एक प्रभावशाली चमक आ चुकी थी। सुभाष अब आत्मविश्लेषण भी करने लगे थे। सुभाष अपने उद्वेलनकारी स्वप्नों के साथ अपनी किस्मत आजमाने 1 साल बाद फिर कलकत्ता लौट आए। प्रेसिडेंसी कॉलेज के अधिकारियों के निर्णय का इंतजार करते करते उन्होंने 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन आंखें खराब होने के कारण असफल रहे और एक दिन उन्हें पता चला। सुभाष, सुभाष, हाँ, क्या हुआ? अभी अभी कमेटी की रिपोर्ट आई है। तुम्हें किसी और कॉलेज में दाखिला लेने की इजाजत दे दी गई है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन ये बताओ कि तुमने ये तय कर लिया कि तुम्हें कहाँ और क्या पढ़ना है? हाँ, ये तो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि अगर मुझे मौका मिला मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी फिलॉसफी की पढ़ाई पूरी करूंगा। अरे वाह, तुम्हारे मन की बात सच हो गई। मुझे खुशी है कि तुम्हें दोबारा दाखिला देने के लिए विश्वविद्यालय मान गया है। क्या तुम ये बता सकते हो कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है? हाँ, मेरे कई दोस्त स्कॉटिश कॉलेज में हैं और उनसे पिछले दिनों बातचीत में पता चला कि मिस्टर आर्कहार्ट वहाँ के प्रिंसिपल हैं। फिर तो बड़ी ही अच्छी बात है। मैं कल ही मिस्टर आर्कहार्ट से जाकर मिलता हूँ। लेकिन आज इस खुशी के मौके पर मुझे तुम्हारा बंगाली रसगुल्ला याद आ रहा है। याद का तो अपना स्वाद है भाई। तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि मुझे लगने लगा है कि रसगुल्ले से तुम्हारी मुलाकात बहुत जल्दी होने वाली है। सुभाष की खुशी का ठिकाना न रहा। वे अपने पसंदीदा कॉलेज में पढ़ने की उम्मीद के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर आर्कहार्ट से मिलने कॉलेज जा पहुंचे। मैं कम इन सर? यस, प्लीज कम इन। सर, मैं सुभाष चंद्र बोस। ओह सुभाष, तुम्हारे बारे में काफी सुना है। आइए, प्लीज सिट डाउन। बताइए कैसे आना हुआ? सर, मेरे ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो विश्वविद्यालय ने हटा लिए हैं और मुझे किसी और कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त दे दी गई है। मैं आपके कॉलेज से फिलॉसफी से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। तुम्हारा विचार तो काफी अच्छे हैं, लेकिन तुम सचमुच पढ़ना चाहते हो या यहाँ भी? सर, आप मेरा पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर, इस केस में मेरी कोई गलती नहीं थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज में जिस तरह भारतीय छात्रों पर अत्याचार हो रहे थे वह असहनीय थे, जिसको चुपचाप सहना बहुत कठिन था। लेकिन सर, आप यकीन मानिए, मैं यहाँ सिर्फ अपनी पढ़ाई के इरादे से आया हूँ। मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें दाखला देने के लिए राजी हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से लिखित में दाखिले की अनुमति के लिए पत्र लाकर देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जल्द से जल्द पत्र लाकर आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। ऑल द बेस्ट। विश्वविद्यालय की अनुमति के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज से दाखिले के लिए पत्र लेना कठिन नहीं था। जैसा अनुमान था, सब उसी के अनुसार चल रहा था। सुभाष को प्रेसिडेंसी कॉलेज से किसी और कॉलेज में दाखिले की अनुमति मिल गई और अगले ही दिन सुभाष स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस आ पहुंचे। मैं कम इन सर? अरे सुभाष, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सर। ये रहा सर, मेरे दाखिले के लिए ये प्रेसिडेंसी कॉलेज का लेटर। अब तो मुझे दाखिला मिल जाएगा ना सर? कैसी बातें करते हो? अब तो तुम्हारे पास लिखित प्रमाण है। अब तुम्हें चाहूं तब भी तुम्हें दाखिले से नहीं रोक सकता। थैंक यू सर, मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं,
इसमें आभार कैसा? बाय द वे, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया। तुम तो बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज रहे हो। हम तो चाहेंगे कि हमारे कॉलेज में तुम्हारे जैसे नौजवान हों जो पढ़ाई में अपने कॉलेज का नाम करें। वैसे तुमने कौन से विषय में पढ़ने की सोची है? फिलॉसफी इन ऑनर सर। इट्स गुड। इसका मतलब अब हम लेक्चर हॉल में भी मिला करेंगे। सर, मैं समझा नहीं। मतलब यह है कि मैं यहाँ फिलॉसफी पढ़ाता हूँ। अगर तुम मुझसे पढ़ना चाहो तो। ये तो मेरा सौभाग्य होगा सर। आर्कहार्ट को सुभाष भा गए थे। आर्कहार्ट और सुभाष के संबंध काफी मधुर हो चुके थे। सुभाष भी पढ़ाई के दौरान ये महसूस करने लगे थे कि आर्कहार्ट न केवल व्यवहार कुशल और दूसरों का ख्याल रखने वाले व्यक्ति हैं, बल्कि फिलॉसफी के एक बहुत अच्छे अध्यापक भी हैं। अरे सुभाष, बड़े दिनों बाद मिले हो। कैसे हो? कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? बहुत अच्छी। हमारे प्रिंसिपल मिस्टर आर्कहार्ट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं, पढ़ाई से लेकर हमारे निजी कार्यों में भी। लेकिन जब मैं पहली बार आर्कहार्ट सर से मिला तो वे तभी मेरे मन को भा गए थे। चलो अच्छा ही है। मुझे बड़ी खुशी है कि सब कुछ फिर से पटरी पर लौट आया है। सन 1916 में सुभाष एक ऐसे रिटायर्ड सैनिक अफसर से मिले थे जिसे युद्ध में मेसोपोटामिया भेजा गया था और तुर्की में उसे बंदी बना लिया गया था। इस अफसर के कारनामे सुनकर सुभाष सेना में भर्ती होने के लिए मचल उठे। तुमने सुना? सरकार ने इंडियन डिफेंस फोर्स की विश्वविद्यालयीन इकाई की गठन की मंजूरी दे दी है, जिसका नाम टेरिटोरियल आर्मी रखा गया है। तो क्या तुम भर्ती होने जा रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। ऐसा मौका बार बार थोड़ी ही मिलता है। वो अलग बात है कि उन्होंने मुझे फिजिकली अनफिट कहकर निकाल दिया था। अच्छा, लेकिन ये बात तो तूने मुझे बताई नहीं थी। वैसे किस चीज में तुझे अनफिट किया गया था? वही मेरी आंखों की दिक्कत। तो क्या फिर से वही दिक्कत नहीं आएगी? ये सेना की विश्वविद्यालयीन इकाई है, इसके लिए मापदंड इतने कड़े नहीं है। अरे वाह, फिर तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अभी जाकर सभी को ये बात बता देता हूँ। फिर जो भी भर्ती होना चाहे अपना नाम यूनिट में लिखवा ले। ठीक है, मैं भी चलता हूँ और अपना नाम लिखवाता हूँ। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।